तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक। और गाउस लॉ के अंदर हम लोग चल रहे थे और गाउस लॉ के बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है गाउस लॉ जो है वो हेल्पफुल होगा आपके लिए किसी भी क्लोज सरफेस के साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए। गाउस लॉ का स्टेटमेंट ये था कि कोई भी क्लोज सरफेस के साथ लिंक्ड अप, जैसे कोई भी एक क्लोज सरफेस है आपके पास, एक जैसे मैंने मान लिया कि ये जो है मेरे पास एक क्यूब है, हियर आई हैव अ क्यूब, और इस क्यूब के साथ, इस क्यूब के अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज्ड है ना। इस क्यूब के साथ अगर कुछ चार्ज एनक्लोज्ड है और मुझे उस क्यूब के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है उसकी वजह से इसकी सभी वॉल्स के साथ लिंकअप होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को निकालना है, तो वो हमेशा कितनी होगी, इसके अंदर एनक्लोज चार्ज अगर मान लीजिए अगर क्यू है तो इसके अंदर लिंक्ड अप जो फ्लक्स होगा फाई वो होगा अंदर मौजूद चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब ये जो क्राइटेरिया हमने देखा है यहाँ पे, ये जो चीज़ है इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं गाउस लॉ की हेल्प से। इसका वेरिफिकेशन देखिए, तो आपको अब हेडिंग क्या लगानी है, आज आपको हेडिंग लगानी है वेरिफिकेशन ऑफ गाउस लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो वेरिफिकेशन ऑफ गाउस लॉ को हम लोग देखते हैं। गाउस लॉ को वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हेडिंग है अपनी वेरिफिकेशन ऑफ गाउस लॉ। इसको प्रूव कर रहे हैं हम लोग। ये बेसिकली वेरिफिकेशन नहीं, ये एक प्रूफ है, आप इसको प्रूफ कहिए। वेरिफिकेशन तो है ना, LHS इक्वल टू RHS, वो वेरिफिकेशन होता है। तो यहां हमारा ये प्रूफ है एक टाइप का, ठीक है, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। दिस इज प्रूफ ऑफ गाउस लॉ बाय हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। प्रूफ ऑफ गाउस लॉ बाय कूलम्स लॉ। तो ये कूलम लॉ की हेल्प से हम लोग जो है गाउस लॉ को वेरीफाई अभी करने वाले हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ जरूरी कंडीशंस जो है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है। उस स्फेरिकल बॉडी को मैंने चार्ज किया, चार्ज दे दिया, ठीक है। अब देखो ये स्फेरिकल बॉडी है कैसी, ये कंडक्टिंग बॉडी है। वी हैव अ कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस बनती है आपके पास कैपिटल R। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो मैंने यहां पे लिख दिया लेट्स कंसीडर ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। ये रेडियस कैपिटल R जो है ये इसकी स्फेरिकल बॉडी की रेडियस है, और इसको मैंने चार्ज दे दिया। तो चार्ज देते ही इसके ऊपर पूरा जो चार्ज है वो क्या होगा, कंडक्टिंग बॉडी है इसलिए पूरा चार्ज क्या करेगा, यूनिफॉर्मली ऑल ओवर दी सरफेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो चार्ज है वो इस सरफेस के ऊपर, स्फेरिकल बॉडी के ऊपर पूरा का पूरा ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये आपको करना है, इसमें ध्यान ये देना है कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कैसा होगा। तो देखिए भाई, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान रखना, कोई भी कंडक्टर के अंदर, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी ये जो है डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाता है भाई, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा, समझ रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, सॉरी ये उल्टा बना दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखते हैं तो ये पूरा का पूरा बाहर की तरफ जो है ओरिएंटेड होगा, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ओरिएंटेड होगा तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, इस ओरिएंटेशन के दौरान इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास बेसिक जो चीज प्रूव करनी है अपने को, वो प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करना है टू प्रूव, ऐसे ही करते हैं। टू प्रूव क्या है, फाई E इज इक्वल टू Q/ε0, यही हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है EdA cos थीटा, या है ना। तो सिंस वी नो दैट के फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू होता है EdA cos थीटा, जिसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड है
और डी ए क्या है, इसका इस स्फीयर का छोटा छोटा एरिया। तो मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ ना, इसका एक छोटा सा एरिया का एक पार्ट ले लेता हूँ। छोटे से एरिया के एक पार्ट को मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इस एरिया के एक छोटे से हिस्से को ले लिया। इस छोटे से हिस्से से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ वो निकलता है ई। यहाँ से भी ई निकलता है, इधर से भी ई निकलता है, हर डायरेक्शन से ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, हर डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये निकल रहा है ना, ये सेंटर पॉइंट है। तो जब आप इस जगह से खड़े होंगे, जब मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं आप इस तरफ खड़े हैं, किसी भी डायरेक्शन में जब आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, कहीं पर भी खड़े हैं, जब आप खड़े खड़े देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता हुआ दिखेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ दिखेगा इसके सेंटर पॉइंट से, यहाँ से। आप यहाँ खड़े होंगे तो भी आपको यहाँ से आता हुआ दिखेगा, आप यहाँ खड़े हैं तो भी आपको यहाँ से आता हुआ दिखेगा, है ना, इस जगह से आपको आता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ खड़े हैं तो आपको इस डायरेक्शन से आता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब आपको कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फीयर के सेंटर से आता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? देखो एक इमेजिनेशन हम लोग देख रहे हैं, आप इस जगह पे खड़े हैं तो इस स्फीयर से निकले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां से आता हुआ दिखाई देगा, आपको इसके केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट से आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पॉइंट से आता हुआ दिखाई देगा। तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका, वो सारा का सारा इसके सेंटर से आता हुआ दिखाई देगा। तो हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं, भाई सेंटर से आ रहा है, भाई सारी की सारी लाइन यहीं पीछे आकर के मिलती है, तो इसका मतलब जरूर यहीं इसका इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, वी जस्ट इमेजिन दैट कि जितना भी जो चार्ज है वो कहाँ है, बीच में सेंटर पे है। लेकिन क्या कंडक्टर में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं, ऐसा लेट करते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज, पूरा का पूरा बॉडी का जो चार्ज है वो कहाँ लोकेटेड है, वो सेंटर पे लोकेटेड है, इमेजिनरी पॉइंट पे। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा चार्ज जो बॉडी का, जो कंडक्टिंग बॉडी होती है उसके कहाँ पे होता है, उसकी सरफेस पे। तो यहाँ इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर पूरा लोकेटेड था, लेकिन हम लोग कंडक्टर के अंदर मान के क्या चलते हैं, चार्ज पूरा अंदर है। लेकिन क्या कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज होता है? जवाब है नहीं। ठीक है, ये आपको बहुत बेसिकली चीज ये ध्यान रखनी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कभी चार्ज नहीं होता। वो चार्ज हमेशा कहाँ होता है, उसकी सरफेस पे, उसकी हमेशा सरफेस पे वो चार्ज होगा, कभी भी वो चार्ज अंदर नहीं होगा। ये बातें कुछ बेसिक सी बातें हैं और ये आपको ध्यान होनी चाहिए। आई होप आप मेरा कहने का क्या मतलब है वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि चार्ज कहाँ है, सरफेस पे है, बॉडी के अंदर नहीं है। और अगर चार्ज सरफेस पे है तो आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि हमें सारी की सारी कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे, वो बाहर नहीं, कहाँ है, सेंटर पे। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अगर कैलकुलेशन हमें सारी सेंटर के बेसिस पे करनी है तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से निकल रहा है, सेंटर से निकल रहा है। और सेंटर से निकलने वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब एरिया को पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। तो यहाँ ये इसका एरिया हो गया, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। तो एरिया वेक्टर यानी कि डीए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कोई भी दो अलाउंड लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ 0 डिग्री है तो देयरफॉर फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए। क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ जैसे ही आप cos 0 रखोगे ये वैल्यू 1 हो गई, तो आपके पास बचा क्या, फाई इज इक्वल टू ई डी ए ओनली। समझते हैं आप बात? ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या, फाई इज इक्वल टू ई डी है हमारे पास। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब इस जगह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं r डिस्टेंस पे देखूं, क्योंकि मुझे सरफेस कहाँ है, इसकी जो सेंटर से इसकी सरफेस किस डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना निकल रहा है। अगर इसके अंदर टोटल चार्ज Q है तो Q चार्ज होने पर ये हो जाएगा K इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R क्यों, क्योंकि हम लोग इसकी रेडियस की डिस्टेंस पर ही क्या निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अब मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो टोटल फ्लक्स क्या है, छोटा छोटा, अभी तो एरिया मेरा इतना सा है, फिर यहाँ पे भी एक छोटा एरिया मतलब एक पूरी स्फेरिकल बॉडी का जितना भी एरिया है उस सारे एरिया के साथ लिंकअप में जितना भी फ्लक्स है सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई नेट। तो फाई नेट या फिर फाई, सिर्फ फाई से रिप्रेजेंट करता हूं, तो फाई जो है तो वो फाई कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स फाई
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA ओनली। बात आती है समझ में? अब E की वैल्यू क्या है? तो E की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है KQ/R², इसको इसमें पुट करते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ KQ/R² डॉट DA। अब आप जानते हैं K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q क्या है? इसके अंदर एनक्लोज चार्ज है, और R² क्या है? इसकी रेडियस का स्क्वायर है। तो ये सारी की सारी चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा इंटीग्रेशन से कहाँ होती है? बाहर। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? फाई E इज इक्वल टू KQ/R² इंटीग्रेशन ऑफ DA ओनली। अब अगर K की वैल्यू को अगर आप खोल दें तो K की वैल्यू को खोलने पर आपको फाई E क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 1/4πε0 होती है, आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा Q/4πε0 इंटू कैपिटल R²। ठीक है, तब DA सबको ऐड किया, क्योंकि एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस R है, तो किसी भी स्फीयर का आपको DA मतलब एक छोटा छोटा एरिया जोड़ेंगे, उसका पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पूरा सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? वो होता है 4πr²। आप लोगों को याद रहना चाहिए, है ना? तो Q/4πε0 इंटू R², ये तो पहले वाला था ही। अब DA को ऐड किया तो क्या बन जाएगा? 4πr²। भाई DA सबको ऐड करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा A। एरिया A कितना होता है स्फीयर का? वो होता है हमेशा 4πr²। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, R² से R² गया, तो बचा कितना? तो बचा हमारे पास फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। यही हमें प्रूव करना था, यहीं से शुरुआत की थी हमने। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास जो बिगिनिंग क्या थी हमारे पास? ये था फाई इज इक्वल टू Q/ε0, और हमने इसको प्रूव कर दिया फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये जो था बेसिकली क्या था? ये प्रूफ था, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ था। तो जो प्रूफ ऑफ गाउस लॉ है, उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज जो आती है, जो हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है, वो नेक्स्ट चीज है कि भाई ये जो गाउस लॉ है उसको हम लोग और कहाँ यूज लेंगे? तो गाउस लॉ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे किसी भी ओपन या क्लोज बॉडी के आसपास कोई भी क्वांटिटी, अगर आपको चार्ज नहीं दिया हुआ तो चार्ज निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चार्ज अगर फ्लक्स दिया हुआ है तो चार्ज निकाल सकते हो, है ना? फ्लक्स भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q मिल जाए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो उस डिस्टेंस पे। तो हमें मोस्टली जो गाउस लॉ का इस्तेमाल करना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को निकालने के लिए करना होगा। वहां आपको गिवन क्या होगा? वहां आपको चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, वहां पे खुला चार्ज नहीं दिया हुआ होगा। अगर आपको खुला चार्ज दे दिया जाए तो फिर काम आसान है, फिर आपकी जरूरत ही नहीं है। तो आप अब क्या करेंगे? सबसे पहले बेसिकली इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, पॉज करके, इसको पॉज करके आप अच्छे से नोट करें। तो अब इसके अंदर कुछ मेन कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। मेन कंसेप्ट क्या है? मेन कंसेप्ट ये है कि कभी भी किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कभी चार्ज नहीं रहता, चार्ज हमेशा कहाँ रहता है? सरफेस के ऊपर रहता है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका चार्ज है वो हमेशा सरफेस के ऊपर है, अंदर तो है ही नहीं चार्ज। चार्ज अंदर हमेशा किसके रहेगा? नॉन कंडक्टिंग बॉडी के। किसी भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर हमेशा, क्योंकि वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करने देता, सरफेस पे जाने ही नहीं देता, अपने अंदर रोक के रखता है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। तो जो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज है उनका जो भी चार्जेस होते हैं वो सारे कहाँ रहते हैं? अंदर। ठीक है, किसके? बॉडी के अंदर। और जो कंडक्टिंग बॉडी होती है उसका सारा का सारा चार्ज कहाँ होता है? सरफेस के ऊपर। लेकिन जो कंडक्टिंग बॉडी होती है उसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो भी किसके अकॉर्डिंगली होती है? वो अंदर ही चार्ज को मान के की जाती है, असल में चार्ज ऊपर नहीं होता। हम ऐसा लेट करते हैं कि मान लेते हैं कि चार्ज कहाँ पड़ा है? सेंटर पे। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं होता कि चार्ज ऊपर कहीं पहुंच गया है या फिर ऑटोमेटिक कहीं अपने आप से चला है, ऐसा नहीं है। चार्ज को हम लोग लेट करते हैं सेंटर की ओर। ठीक है, तो ये जो था वो था हमारा प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। और गाउस लॉ के प्रूव होने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के अंदर हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अभी कुछ एक दो न्यूमेरिकल आएंगे बीच में, उन एक दो न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली जो चीज़ जो है जो हम लोगों को इसके अंदर देखनी है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो एक बड़ी फेमस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपकी बुक के अंदर भी शायद गिवन होगी। इसको मैं रफ कर देता हूँ और लेट मी रफ इट। ये रफ हो गया है। अब जो है नेक्स्ट जो इसके अंदर एक बड़ी फेमस प्रॉब्लम आती है, उस फेमस प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
लेकिन उस प्रॉब्लम को आपको देखो अगर जानना है तो मैं बेसिकली आपको बता दूं, एक मिनट में उस प्रॉब्लम को जो है आपको बता दूं कि आपके बुक के रेफरेंस के तौर पे वो आपको एज ए रेफरेंस जो है बुक के अंदर मिल जाएगी। और देखा जाए तो लेट मी शो यू कि क्या प्रॉब्लम है ये। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम देखते हैं, हाँ, तो ये आपकी जो आरबीएससी की जो बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 2.4 है। आप सबको ये प्रॉब्लम जो है घर पे देखनी है। एग्जाम्पल 2.4, ये जो एग्जाम्पल 2.4 है ये देखना है आपको। ये एग्जाम्पल 2.4 जब आप देखोगे ना तो इससे आपको थोड़ा क्वेश्चन का आइडिया पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे कल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.4 कहता है a thin ring of radius capital R has a positive charge Q uniformly distributed over it. Determine the electric field at a point on axis of ring at distance x from center of the ring. Discuss the behavior of the result for condition x is very very larger than capital R. ये आप डिस्कस करेंगे घर पे, ये देखें और जो समस्या आती है इसमें उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वापस अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।